गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ बच्चों। क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर है 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बच्चों इस चैप्टर को हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है इस चैप्टर के लिए। बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप लोग आम जीवन में सुनते होंगे, समाचार न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल में देखते होंगे, अपने बड़ों से सुनते होंगे चुनाव वगैरह के बारे में। कई जगह चुनाव होते रहते हैं, हमेशा चुनाव होते रहते हैं किसी न किसी के, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। इस तरह से किसी कभी ना कभी कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है विधानसभा का। उसके लिए पूरा जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, और भी मतलब हर तरह का चुनाव होता रहता है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि इलेक्शंस जो है, चुनाव क्या होता है, इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन क्यों ज़रूरी होता है, क्यों आवश्यक होता है चुनाव, जनता के पास आखिर ये अधिकार है तो उसकी क्या उपयोगिता है। ये जो इलेक्शन है और इलेक्शन में जो वोटिंग होती है, मत देने का जो एक परंपरा है, एक अधिकार है, जनता उससे कैसे लाभान्वित होती है, कैसे उसको फ़ायदा मिलता है, ये सारी चीज़ें। एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव का क्या महत्व होता है, चुनाव लोकतांत्रिक कैसे हो सकते हैं, है ना, इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं, क्या इसके साथ कौन सी नेगेटिव चीज़ जुड़ी हुई है, कौन सी पॉजिटिव चीज़ जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में समझेंगे। बच्चों देर नहीं करते और हम लोग शुरू होते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। पहले ओवरव्यू पढ़ते हैं। ओवरव्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओवरव्यू पढ़ने से हमें आने वाले जो चीज़ें हैं इस चैप्टर में, जो भी टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। बच्चों पढ़ते हैं अब। In chapter 1 we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. The most common form of democracy in our times is for the people to govern through their representative. बच्चों आपने टर्म 1 में पढ़ा कि ये बहुत ही असंभव बात है कि किसी देश में जो आम जनता है वो डिसीज़न ले देश के बारे में डायरेक्टली, है ना। तो इतनी सारी जनता, करोड़ों की जनता, वो एक जगह इकट्ठा हो करके और देश चलाने से संबंधित काम करे, डिसीज़न ले, ये तो एकदम ही इम्पॉसिबल बात है। इसलिए बच्चों जो हम लोग आजकल के लोकतांत्रिक देशों में देखते हैं वो है प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें कि हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनको कहते हैं कि भैया आप हमारे बिहाफ पे सरकार बनाइए, चलाइए, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ये जो प्रतिनिधि हैं जिनको हम चुनते हैं ये कैसे चुने जाते हैं, कौन सा प्रोसीजर होता है, कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंडर ये रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं। वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन अ डेमोक्रेसी। हम शुरुआत करेंगे इस बात को समझने से कि चुनाव क्यों आवश्यक है और ये लोकतंत्र के लिए क्यों उपयोगी है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज सर्व्स द पीपल।
और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो चुनावी प्रतियोगिता है राजनीतिक दलों के बीच में, वो किस तरह से लोगों के काम की होती है, आम जनता की सेवा करती है, आम जनता को इससे लाभ मिलता है। जब राजनीतिक दलों के बीच में आपस में प्रतियोगिता होती है, ठीक है, चुनावी प्रतियोगिता, चुनाव जीतने की प्रतियोगिता, तो वो आम जनता के लिए कैसे लाभकारी है। ठीक है, वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, और हम फिर उसके बाद ये भी समझेंगे कि कौन सी चीज़ें चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती हैं। द बेसिक आइडिया है इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। इसके पीछे हम समझने के पीछे हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और अंतर जानेंगे कि लोकतांत्रिक चुनाव क्या होते हैं और अलोकतांत्रिक चुनाव किस तरह से होते हैं। ठीक है, The rest of the chapter tries to assess election in India in light of this yardstick. We take a look at each stage of elections from the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of result. कहने का मतलब इस चैप्टर में हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। हम चुनावों की जो प्रक्रिया होती है उसको, उसकी शुरुआत से लेके उसके अंत तक स्टेप बाय स्टेप, पायदान बाय पायदान हम समझने की कोशिश करेंगे। जो संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र का निर्धारण से शुरुआत करके हम परिणाम की घोषणा तक चुनाव के हर स्तर को समझने की कोशिश करेंगे। एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन, और हम हर स्टेज में ये जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होना चाहिए, ठीक है, और क्या हो रहा है इलेक्शन में। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शंस इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर। ठीक है, और चुनाव के अंत तक जो है हम ये असेस करने में सफल हो जाएंगे कि जो भारत में जो चुनाव होते हैं वो फ्री और फेयर होते हैं। ठीक है, एकदम स्वतंत्र होते हैं, ईमानदार तरीके से होते हैं। ठीक है, हियर वी ऑल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और हम इस बात का भी पता लगाने की कोशिश करेंगे, इस बात का भी परीक्षण करेंगे कि भारत में जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग बच्चों ये एक सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है। ये सरकार की बनाई हुई संस्था नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा बनाई गई संस्था है, जो भारत में किसी भी तरह के चुनावों को फ्री और फेयर तरीके से, पूरे मतलब ईमानदार तरीके से करवाने का जिम्मा इसी का होता है बच्चों, इलेक्शन कमीशन। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन है वो किस तरह से फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं और आते हैं जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है, वाई इलेक्शंस। क्यों चुनाव, चुनाव क्यों, आखिर चुनाव क्यों करवाया जाए या क्यों करवाया जाता है। तो बच्चों मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस शुरुआत करने से पहले ही मैंने फर्स्ट वीडियो में जो चैप्टर नंबर 4 का मैंने वीडियो बनाया था, फर्स्ट मैंने तुमको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस समझने से पहले बच्चों एक केस स्टडी समझी जाती है। पहले केस स्टडी को हम लोग समझते हैं, फिर उसके आधार पे किसी थ्योरी या किसी प्रिंसिपल को हम एस्टेब्लिश करते हैं। तो पहले हम लोग एक केस स्टडी करेंगे। ठीक है, हरियाणा से रिलेटेड है बच्चों, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। चुनाव में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, हाँ देखो, द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट, एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 hours in a chalk of the town is waiting for its leader to come. आधी रात के बाद का समय है, एक भीड़ है जो इंतजार कर रही है पिछले 5 घंटे से शहर के चौक में, चौराहे में अपने एक नेता की कि वो आए। द ऑर्गेनाइजर्स एश्योर एंड रीअश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हियर एनी मोमेंट, और जो आयोजक हैं
वो बार बार भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो आपके नेता हैं जिनका आप इंतजार कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आएंगे और कभी भी आ सकते हैं। द क्राउड स्टैंड्स अप whenever a passing vehicle comes that way, it arouses hopes that he has come। और जब भी कोई गाड़ी वहाँ से गुजरती तो पूरी भीड़ खड़ी हो जाती, इस बात ये सोच करके कि भाई हमारे जो नेता जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं वो शायद आ गए। द लीडर इज़ मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, हु वाज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। और जिस नेता का इंतज़ार हो रहा था वो नेता हैं मिस्टर देवीलाल, जो कि हरियाणा संघर्ष समिति के मुखिया हैं, और करनाल शहर है, थर्सडे नाइट का समय है और उन्हीं को इस मीटिंग को एड्रेस करना था, संबोधित करना था। द 76-year-old लीडर इज़ अ वेरी बिजी मैन दीज डेज। His day starts at 8 a.m. and ends after 11 p.m. He had already addressed 9 election meetings since morning, been constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for this election. बच्चों, एक 76 साल के वृद्ध नेता जो कि इधर बीच इन दिनों काफ़ी व्यस्त हैं, उनका दिन शुरू होता है 8 बजे से और रात के 11 बजे के बाद उनका दिन समाप्त होता है ना। और उन्होंने अभी तक 9 चुनावी सभाओं को सुबह से लेकर के 9 चुनावी सभाओं को उन्होंने संबोधित कर दिया है ना। और पिछले 23 महीनों से वो लगातार चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं, घूम रहे हैं इलाके इलाके में। ठीक है, ये था 1 मिनट। अब आगे पढ़ते हैं। ये तो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ये हरियाणा विधानसभा चुनावों के बारे में है जो कि 1987 में हुए थे। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। और अभी जो है जो हरियाणा में सरकार है, मतलब चुनाव से पहले जो सरकार है वो है कांग्रेस शासित सरकार है जो कि 1982 से चल रही है। तो 5 साल हो गया 1987, तो डेफिनेटली 1987 में चुनाव होने हैं। चौधरी देवीलाल, देन एन अपोजिशन लीडर, लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी। चौधरी देवीलाल, जिनका कि अभी जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा 76 साल के जो बूढ़े नेता, वो विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने एक आंदोलन चला रखा है और उसका नाम दे रखा है उन्होंने न्याय युद्ध, यानी न्याय, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, न्याय के लिए संघर्ष। और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, उस नई पार्टी का नाम है लोकदल। ठीक है, लोकदल, उनकी पार्टी का नाम क्या है? लोकदल। हिज पार्टी ज्वाइंड अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शंस। और उनकी पार्टी ने अन्य और विपक्षी दलों के साथ मिल करके एक अलायंस बनाया है, एक फ्रंट बनाया है, मोर्चा बनाया है, जिसका काम है कांग्रेस को चुनाव में हराना, जो कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है जिसकी। ठीक है, इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट if his party won the elections, his government would waive the loans of farmers and small businessmen। और चौधरी देवीलाल ने अपनी पार्टी, उनकी पार्टी यानी लोकदल की तरफ से ये अनाउंस किया है, ये घोषणा की है लोगों के लिए कि यदि उनके पार्टी की सरकार बनती है तो वो किसानों और छोटे व्यापारियों का जो कर्ज है, लोन है, सरकारी लोन है, वो माफ़ कर देंगे। ही प्रॉमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। और उन्होंने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि सरकार बनने के बाद पहला काम यही होगा, सर्वप्रथम यही करेंगे कि हम लोन माफ़ करेंगे, कर्ज माफ़ कर देंगे किसानों का और छोटे व्यापारियों का। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। और जो आम जनता थी वो वर्तमान सरकार से नाखुश थी, है ना, बिल्कुल भी खुश नहीं थी।
दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस, और लोग जो हैं वो काफ़ी आकर्षित हो रहे थे चौधरी देवीलाल का जो वचन था, जो वादा था, चुनावी वादा, उससे काफ़ी प्रभावित हो रहे थे कि भैया इनकी सरकार बनेगी तो कर्ज माफ़ हो जाएगा, हमको कर्ज वापस नहीं करना होगा। तो डेफिनेटली जनता को क्या चाहिए भाई, पैसा उस न देना पड़े, है ना। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स एलाइज। और जब चुनाव हुए तो जनता ने जबरदस्त रूप से, है ना, लोकदल और उसकी जो साथी पार्टी थी, साथी दल जो थे, जो मिल के लोकदल के साथ चुनाव लड़ रहे थे, उनको जम के वोट दिया। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। और लोकदल और उसके सहयोगी दलों ने 90 सीटों, विधानसभा की 90 सीटों में से 76 सीटों पे जीत दर्ज की। 76 आउट ऑफ 90 मतलब बहुत बढ़िया, है ना, जो 2/3 मेजॉरिटी है उससे भी ज़्यादा। लोकदल alone won 60 seats and thus had a clear majority in its assembly। और लोकदल ने अकेले 60 सीटें जीत ली, जिससे उनको असेंबली में एकदम साफ साफ बहुमत मिल गया, क्लियर मेजॉरिटी मिल गई। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स, और कांग्रेस पार्टी मात्र 5 सीटें ही जीत सकी। ठीक है। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड। और जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट, चुनाव का परिणाम घोषित किया गया, जो उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज MLAs ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। और जो नए नए सदस्य चुने गए थे विधानसभा के, जिनको कि MLA बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, उन लोगों ने लोकदल के जो नेता थे चौधरी देवीलाल, उनको अपना नेता चुन लिया। भाई नेता चुनना पड़ता है ना, नेता जो बहुमत प्राप्त जो दल होता है उसका जो विधायक होते हैं, नए चुने हुए विधायक MLA, वो मिल करके अपना लीडर चुनते हैं। फिर वो लीडर जो है गवर्नर के पास जाता है चिट्ठी लेकर के, है ना, गवर्नर राज्यपाल के पास, कि भैया ये हमारे साथ हैं, ये जितने, ये लिस्ट देता है कि ये सारे विधायक जो है हमारे साथ हैं, हमारे दल के हैं। ठीक है। और एक वो भी एक लेटर भी देता है, उन लोगों का साइन रहता है कि इन लोगों ने मिलकर मुझे अपना नेता चुना है, इसलिए आप मुझे मुख्यमंत्री अपॉइंट करिए। ठीक है। देखो, द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। बताया ना, गवर्नर ने आमंत्रित किया देवीलाल जी को कि आप नए मुख्यमंत्री की शपथ लीजिए। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। और चुनाव परिणाम जिस दिन घोषित किए गए उसके 3 दिन बाद देवीलाल मुख्यमंत्री बन गए हरियाणा के। एज सून एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। और जैसे ही वो उनकी सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री बने देवीलाल, उन्होंने तुरंत एक ऑफिस ऑर्डर, एक गवर्नमेंट ऑर्डर, एक सरकारी आदेश निकाला कि जो भी छोटे किसानों का और जो कृषि मजदूर हैं और छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनका जो भी आउटस्टैंडिंग लोन है, जो कर्ज है, वो तुरंत मतलब माफ़ कर दिया जाए। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years, है ना, उनकी पार्टी ने 4 वर्ष तक शासन किया। द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991। अगले चुनाव जो हैं वो 1991 में हुए। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, द कांग्रेस वन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन इस बार 1991 में जो चुनाव हुआ उसमें उनकी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई, कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया और सरकार बनाई। ठीक है बच्चों, ये केस थी, ये केस था। ठीक है। अब इस केस में तुम लोगों ने एक अगर ध्यान दिया हो बच्चों, ऐसे तो हम लोगों ने एक सिंपल सा कि भाई एक चुनाव हुआ,
किस तरह से कौन कौन सी पार्टी चुनाव लड़ी। मुख्य दल कांग्रेस और लोकदल था, और ऐसे लोकदल के नेता ने एक अनाउंस किया, एक घोषणा की कि ऐसे ऐसे अगर आप वोट हमको दोगे, हमारी सरकार बनाओगे, तो हम ये कर्ज माफ़ करवा देंगे। फिर किस तरह से परिणाम आया, किस तरह से वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने किस तरह से अपने वादे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया। ठीक है, ये तुम लोगों ने एक सिंपल वे में एक कहानी की तरफ पढ़ा बच्चों, लेकिन ये समझाने की बात है, इसमें आपको समझाने की और समझने दोनों की बात है कि ये जो सब परिवर्तन हुआ, एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स को हटना पड़ा, एक नई गवर्नमेंट, नई पार्टी की गवर्नमेंट आई बच्चों। उसका आधार क्या था, उसका बेस क्या था? उसका बेस था इलेक्शन। अगर इलेक्शन नहीं होता, चुनाव नहीं होता, तो क्या होता? जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करती, गवर्नमेंट चेंज ही नहीं हो पाती, लोगों के पास ये अधिकार ही नहीं होता, और लोग जो हैं उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, वो दूर ही नहीं होती। ठीक है, उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, जनता के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता। जनता करती क्या? एक ही सरकार बनी रहती। ठीक है, उसकी पॉलिसीज लोगों को पसंद आए चाहे ना आए, उनको फॉलो करना पड़ता, उनको, है ना, जनता को उसी पॉलिसी के साथ जीना पड़ता। लेकिन इलेक्शन क्या करते हैं? इलेक्शन हमें एक चॉइस देते हैं, है ना, हम एक चॉइस देते हैं इलेक्शन। हम अपने लायक, अपनी मनमर्जी लायक, जो हमारे हित की बात करे, हमारे इंटरेस्ट की बात करे, हम उसको सरकार में लाएं। ठीक है, तो बच्चों आगे हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और आगे नेक्स्ट हमारी हेडिंग है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। बच्चों ये थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा, और ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी था चैप्टर नंबर 3 का। आप इसको लाइन बाय लाइन समझिए, और बस लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको रोज़ एक नया वीडियो मिलेगा, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, और मैं उसके अनुसार आपको आपका सॉल्यूशन दूंगा। ओके बच्चों, तब तक के लिए गुड नाइट।